हेलो फ्रेंड्स। आज की जो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनसे संबंधित राइटर्स की ट्रैक की बात करेंगे। ये जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों, लगभग हर परीक्षा में जो है आपसे पूछी जाती हैं। एक प्रश्न यहाँ से 100% आता ही आता है और कई बार ये जो नहीं बनता है और हमें जो है पढ़ लेने से बस क्या है कई बार भूल जाती हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको प्रत्येक पुस्तक की कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे और ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और किसी अन्य टॉपिक पर यदि याद करने में प्रॉब्लम हो रही है फैक्टों को तो बताइएगा, हम उन पर ट्रिक जरूर बनाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपकी जो पुस्तकें हैं एक साइड में क्या लिखी हुई हैं दोस्तों, ये पुस्तकें लिखी हुई हैं और दूसरी साइड ये बीच में क्या लिखा हुआ है, रचनाकार लिखा हुआ उनकी यानी कि लेखक कौन है। और ये लिखा हुआ है कि पुस्तक जो है इसमें विशेष तथ्यों की बात की गई है कि यह पुस्तक जो है किससे संबंधित है और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है वो लिखी हुई है। खैर ये तो आपको जो विशेष तथ्य ये याद हो जाएगा किस विषय से संबंधित है, लेकिन आपको पुस्तक और राइटर ही पेपरों में ज़्यादा करके पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि इस पुस्तक का नाम आ जाएगा और ये राइटर आप पूछ लेगा कि इसके राइटर कौन है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो पहली पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक के अगर लेखक की बात करें तो उनके लेखक कौन है, महर्षि पणिनि जो है उनके लेखक हैं। लेकिन इन्हें याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक हो जाएगी कि एक व्यक्ति है और उसके लिए क्या कहा गया है, एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया है। ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया है और उस पुस्तक में क्या है, 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। लेकिन उससे अध्ययन नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रत्येक अध्याय के पूरा होने के बाद में क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है। क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो अष्टाध्यायी, प्रत्येक अध्याय में पानी, तो पानी से हो जाएगा पानी, अष्टाध्यायी से हो जाएगा 8 अध्याय से हो जाएगा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो जाएंगे, पणिनि हो जाएंगे। आई होप आपको याद हो गई होगी। और यह पुस्तक की बात करें दोस्तों, यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है और प्राचीन भारत में व्याकरण संबंधी जो है यह प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए दूसरे पुस्तक की बात करते हैं और दूसरी पुस्तक जो है वो है आपकी मुद्रा राक्षस है और इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त जो है इसके लेखक। लेकिन याद कैसे रखना है, आपको एक शब्द पकड़ना है यहाँ से राक्षस, क्या पकड़ना है, राक्षस, और यहाँ से पकड़ना है क्या, विशाख। क्या पकड़ना है, विशाख। विशाख से ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत विशाल विशाल विशाल। आपने शायद रामायण देखी हुई तो उसमें कुंभकर्ण को देखा होगा तो कितना विशाल था वो, आप आई होप समझ सकते हैं। तो राक्षस कैसा होता है, विशाल होता है, आप ऐसे याद कर पाएंगे। तो राक्षस यानी कि मुद्रा राक्षस, विशाल यानी कि विशाख दत्त। और विशाल राक्षस क्या होते हैं, बड़े बड़े दांत भी होते हैं। क्योंकि कई बार आपने मोबाइल में, फिल्मों में, टीवी में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े दांत वाले राक्षस हुआ करते थे पहले। तो विशाख दत्त के लेखक कौन हो जाएंगे, मुद्रा राक्षस, मतलब पुस्तक है पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस, लेखक कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त हो जाएंगे। दोस्तों यह पुस्तक जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देती है। तो मौर्य काल, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लेखक और उनकी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरी पुस्तक की बात करते हैं, महाभाष्य। तीसरी पुस्तक जो है महाभाष्य और इसके लेखक तो कौन है दोस्तों, पतंजलि है। दोस्तों यहाँ से आपको पकड़ना है भाष्य। भाष्य मतलब भाषा, महा मतलब महान। महान भाषा दोस्तों कौन होती है, जो अंजलि में आ जाए वही क्या होती है, महान भाषा हो जाए। अंजलि, यहाँ शब्द पर क्या निकालना है, तंजलि से क्या निकालना है, अंजलि शब्द निकालना है। अंजलि अगर आप नहीं समझते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो हाथ है होता है ये एक प्रकार जैसे कि अंगुलियों और आपके जो अंगुलियों और कलाई होती है उनके बीच के स्थान जो होता है वो क्या होता है, अंजलि होता है। जैसे आप एक अंजलि में पानी लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुल्लू और पानी भी कहते हैं। तो उसी अंजलि में मतलब जिस प्रकार से पानी आ जाता है उसी प्रकार से अगर भाषा क्या है आ जाए तो वही क्या होती है, महान भाषा होती है। ये सिर्फ दोस्तों याद करने के लिए एक तरीका है और कुछ नहीं है, इसमें जो किसी प्रकार का अन्य कोई संबंध नहीं है। तो महान भाषा कौन सी है, जो अंजलि में आ जाए। तो महाभाष्य कौन हो जाएंगे, पतंजलि हो जाएंगे दोस्तों। और यह है पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देती है, क्योंकि पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान और मित्र भी थे, पुरोहित भी थे। अगली पुस्तक की बात करते हैं, वो है कथा सरित सागर। दोस्तों कथा सरित सागर तो एक कथा है
और वो कथा कैसी है? सागर के समान बड़ी है। कितनी मतलब गहरी, लंबी, चौड़ी, बड़ी कितनी है? सागर, जैसे आपने देखा होगा ना, महासागर होते हैं, सागर होते हैं, तो कथा जो है सागर के बराबर मतलब गहरी और बड़ी है, विशाल है। वो कथा किसकी है? भगवान सोमदेव की है। तो सोमदेव की कथा कैसी हो जाएगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। सागर के समान जो कथा है वो कौन सी है? सोमदेव की कथा है। यह पुस्तक जो है आपकी किससे संबंधित है? मौर्य काल के विषय में जानकारी देती है। तो आपको जैसे ही कथा ध्यान रखना है, तो कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की है। साधारण व्यक्ति की जो है कथा सागर के बराबर नहीं हो सकती, वह कोई देव ही होगा। वह देव कौन सा है? सोमदेव। अगली बात करते हैं बृहत कथा मंजरी। बृहत से आपको क्या शब्द दिख रहा है? बड़ा। और कथा से क्या दिख रहा है? कथा। तो दोस्तों, जो बड़ी कथा है, ऐसा मान लीजिए कि कथा कोई बहुत बड़ी कथा है। यहाँ पर क्या थी? सागर की समान कथा थी। यहाँ पर आपको क्या मानना है कि कथा कोई बहुत बड़ी कथा है। कितनी बड़ी कथा है पता नहीं, बड़ी जो कथा है, लेकिन इतनी बड़ी है कि ये 6 इंद्र के बराबर है। कितने इंद्र के बराबर है? 6 इंद्र के बराबर है। इंद्र जो भगवान है, इंद्र भगवान जो है क्या है? बड़े देवता माने जाते हैं, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तो कोई कथा है, वो बहुत बहुत बड़ी कथा है। बृहत, बृहत से बड़ी, कथा से कहा, बृहत कथा मंजरी। और वो कितनी बड़ी कथा है? 6 इंद्र के बराबर है। तो 6 इंद्र से क्या हो जाएगा? 6वें इंद्र। और बृहत कथा से हो जाएगा बहुत बड़ी कथा। तो बृहत कथा मंजरी के लिए कौन हो जाएंगे? 6वें इंद्र। और यह पुस्तक भी किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। अगली पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो मैं इसे याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्र पुस्तक है और कौटिल्य इसको हर कोई जानता है। लगभग जो छोटा मोटा भी पढ़ने वाला होगा वह भी जानता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे आचार्य कौटिल्य, उन्हीं के द्वारा यह लिखित पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। एक बात आप याद रख सकते हैं, ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है। अर्थ से मत समझ जाइए कि धनी से संबंधित, यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। अब ये पुस्तक आपको याद करनी है। इसे इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। नीति सार। नीति सार की बात करें दोस्तों, ऐसा मानिएगा कि 2 दोस्त थे। क्या थे? 2 दोस्त थे। एक ए नाम का दोस्त है, एक ए नाम का दोस्त है, और एक बी नाम का दोस्त है। ये कहता है भाई साहब कि कोई अच्छा सा यार काम साम बता हमको। क्या कर? अच्छा कोई काम बता, राय बता। तो ए नाम का व्यक्ति क्या करता है? पूरा गीता की नीति का पाठ पढ़ाने लगता है, पूरा नीति का सारांश बताने लगता है। तब ये बी नाम का व्यक्ति गुस्से से कहता है, कह रहे यार क्या तू नीति सुना रहा है? अब तू क्या कर, मुझे काम की बात बता। तो नीति मत सुना, नीति का सार मत सुना, क्या बता? काम की बात कर। तो नीति सार पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कामंदक जो है नीति सार पुस्तक के लेखक हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस पुस्तक की, यह जो पुस्तक है आपकी, गुप्त काल से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। अगली पुस्तक है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम। और मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। वैसे ये नाटक को अगर दोस्तों बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी कहानियों की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा ये ऐतिहासिक नाटक मिल जाएगा। उसको मैंने 15 से 20 मिनट में विस्तृत बताया हुआ, पूरे एक एक अध्याय के बारे में बताया हुआ है। बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा समझने में। लेकिन आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है? मालविकाग्निमित्रम। तो दोस्तों, ये आप जो ध्यान रखना कि आपने मेला तो देखा ही होगा बचपन में, कहीं ना कहीं मेला गए होंगे। और मेला में क्या लगता है? खूब अच्छी बाजार लगती है, और उस बाजार में क्या है? सामान बिकता है। तो पूरा का पूरा यहाँ से ध्यान रखना है, पूरा का पूरा माल बिका, पूरा माल बिका। कहाँ? काली माँ के मेले में। ऐसे ध्यान रखना है। तो काली आपको ध्यान रखना है यहाँ से, और यहाँ से ध्यान रखना है मालविका। मालविका से क्या हो जाएगा? मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। और काली से हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। आई होप आपको याद आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन में देखेंगे, मैं भी इनके अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप जो यहाँ पर तो नहीं, अगली क्लास में करवाऊंगा, तो वहाँ पर देखना यही की यही बातें आपको ध्यान में आ जाएंगी। बस आपको क्या करना है, एक बार अभी देख लिया, और लगभग 10-15 दिन बाद, महीने में जो है एक बार और यही ट्रिक देख लेना। दूसरी ट्रिक मत देखना, अगर दूसरी देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मालविका कहाँ? काली के मेले में बिक गया। चलिए अगले उसकी बात करते हैं दोस्तों, अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली पुस्तक है दोस्तों हमारे पास में, और वो पुस्तक कौन सी है? मृच्छद कटिकम। में थोड़ा सा यहाँ त्रुटि लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ ये जो मृच्छ होना चाहिए, इस प्रकार से आता है मृच्छ, मृच्छ कटिकम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सीधी सीधी पूछ लेती है कि मृच्छ कटिकम के लेखक है कौन है।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें क्या है, हमारा उद्देश्य याद करना है, किसी प्रकार के अन्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो मेरी ट्रिक है, थोड़ी सी मैं ट्रिक बनाई है, तो आप देखिएगा कि जब ऋग वैदिक काल में जाएंगे तो 4 वर्ण हुआ करते थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र हुआ करता था। तो दोस्तों वहीं के काम से मैं रिलेट करके ये पुस्तक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो शूद्र वर्ग हुआ करता था, शूद्र वर्ण हुआ करता था, वह क्या करता था, कटिकम काटने का कार्य करता था। जो पशु होते थे और विभिन्न प्रकार के जो अन्य जानवर होते थे, काटने का कार्य कौन करता था, शूद्र वर्ण के लोग किया करते थे। इसी प्रकार से मृक्ष मतलब मछली मान लेना है आपको, तो मछली काटने का भी काम कौन करेगा, यही करेगा। हालांकि इसका रियलिटी से दोस्तों कोई संबंध नहीं है, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है। तो मृक्ष कटिकम काटेगा कौन, शूद्र काटेगा। तो शूद्रक क्या हो जाएगी, इसकी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। मृक्ष कटिकम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, शूद्रक हो जाएंगे। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं, हर्षचरित की बात करते हैं। दोस्तों हर्षचरित जो है, भारत के क्या हुए, शासक हुए हैं। 641 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उत्तर भारत में क्या थे, शासक थे, और उनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। और इन्हीं बाणभट्ट के द्वारा राजा हर्ष के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, हर्षचरित था। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि बहुत पुराने जमाने में जाइएगा, तो प्राचीन काल में जब जाएंगे तो हर्ष मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, खुशी होता है। हर्ष उल्लास की जब बात हो, खुशी की बात हो, तो वह जो क्या है, संदेश आया करता था उसका। फोन से तो पहले बात नहीं होती थी, संदेश आया करता था। और पहले संदेश किसके माध्यम से जाया करते थे, तीर धनुष बाण के माध्यम से जाया करते थे फ्रेंड्स। क्योंकि पक्षी तो बाद में संदेश ले जाने लगे थे, सुबह भी ले जाते थे, लेकिन कई बार जो है बाण के माध्यम से भी संदेश भेजे जाते थे। अगर आपने रामायण वगैरह देखी है तो उसमें आपने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि वो चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं अपने धनुष बाण से। तो बाण के माध्यम से हर्ष का संदेश आया, मतलब हर्ष मतलब खुशी का संदेश आता था। तो हर्ष यहाँ से ध्यान रख लेना है, और यहाँ ध्यान रख लेना आपको बाण। तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे, आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। चलिए अगली पुस्तक की बात करते हैं, और अगली पुस्तक है आपकी रामचरित। दोस्तों रामचरितमानस की रचना तो किसके द्वारा की गई है, तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। लेकिन रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है, संध्याकर नंदी हैं। अब यहाँ से क्या है, ध्यान रखना आपको, रामचरित याद रखना है। तो एक व्यक्ति था, एक छोटा सा बालक था, वो क्या कर रहा था, मतलब रामचरितमानस जो रामायण होती है उसको पढ़ने के लिए क्या कर रहा, तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ कहती है, पहले रामायण मत पढ़, पहले क्या कर, संध्या कर। क्या कर, संध्या कर। संध्या जानते हैं ना आप, शाम के जो घर में दिया जलाना क्या कहलाता है, संध्या करना कहलाता है। तो पहले क्या कर, संध्या कर, भगवान की आरती कर, उसके बाद क्या कर, रामचरितमानस पढ़े। तो रामचरित से आई होप आपको याद आ जाएगा, संध्या कर। नंदी जो है इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक की बात करें, पृथ्वीराज रासो। ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हर कोई जानता है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई थी, जो कि उनके क्या थे, दरबारी कवि थे। अब अगली जो पुस्तक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक है, राजतरंगिणी देती है, और उसके लेखक कौन है, कल्हड़। तो कल्हड़ की जगह पर आपको ध्यान रखना है उल्हड़। क्या ध्यान रखना है, उल्हड़ ध्यान रखना है। एक मिनट रुकिएगा, कल्हड़ की जगह पर आप क्या ध्यान रखेंगे, उल्हड़ ध्यान रखेंगे। और उल्हड़ क्या होता है, उल्हड़ होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है, जो मूर्ख होता है, मंद बुद्धि होता है, उसे क्या कह दिया जाता है, उल्हड़ कह दिया जाता है। तो उल्हड़ जो था, तरंगणी ध्यान रखना, तरंगणी। तरंगणी क्या होती है, जो तालाब की लहरें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तारंग कहते हैं। चाहे नदी की लहरें हों, चाहे तालाब की लहरें हों। तो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहा था, वो तालाब की लहरें गिन रहा था। क्या कर रहा था, तालाब की लहरें गिन रहा था। तो आपकी तरंगणी से आपको ध्यान रखना है तालाब की वो लहरें, और उल्हड़ से ध्यान रख लेना है कल। आई होप। और ये पुस्तक जो है कश्मीर के राजवंशों के बारे में बताती है, और जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है। रामचरित जो है आपके बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि रामचरित पुस्तक किसके बारे में है, कई लोग बता देंगे भगवान राम के बारे में है। जी नहीं, ये बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। हर्षचरित हर्ष की उपलब्धियां बताता है, सामान्य बात है। मृच्छकटिकम गुप्तकालीन समाज का वर्णन करता है। मालविका जो है शुंग वंश के बारे में बताता है, क्योंकि इस पुस्तक में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने क्या देखी, 13 प्राचीन काल पुस्तक है देखी, जो बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी विषय पर अन्य जो ट्रिक बनवाने के लिए आप क्या इच्छुक है वो याद नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बना दिया जाएगा।